नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या इससे पूछता है? हाँ, इससे पूछता है। और ज़्यादातर चांस है कि इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 38 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इसका पूरा रीजन, फिर फेलियर का रीजन, फिर कॉन्सिक्वेंस, तो ये सब लिखना होता है ना, तो मोस्टली चांस है कि ये 38 मार्क्स का है। बट आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये 7 और 8 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 38 मार्क्स के लिए तैयार करेंगे। ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में आ जाएगा, तो वो 38 मार्क्स के लिए हम लोग इसको तैयार करेंगे। और 7 और 8 मार्क्स का अगर आता है तो आप अपने सलीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चूँकि हम लोग पिछला लेक्चर्स जो देखे हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो सब है गांधी जी पे जो हम लोगों ने बनाया है, तो उसको देख लीजिएगा। जब गांधी जी का डेथ हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जी एक बात बोले थे कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर। तो वो कहीं न कहीं आप देखिएगा कि जो ये रिवोल्ट हुआ है ना, तो उसमें भी इसी तरह से लगने लगा था ज़मींदारों को और आपके ये सिपाही को कि भाई कि डार्कनेस इज़ एवरीवेयर, मतलब आप मिसगवर्नेंस इज़ एवरीवेयर। तो वो सब चीज़ दिस वाज़ द रीज़न ऑफ दैट मूवमेंट। तो अब आप देखिएगा, तो उस टाइम आपको याद होगा तो कनिंग थे। हाँ, कनिंग तो थे, मतलब लॉर्ड कनिंग तो थे उस टाइम। लेकिन जो डलहौजी जी थे ना, वो फाउंडेशन अगर आप इस रिवोल्ट का देखिए ना, तो डलहौजी के टाइम में भी रखा गया है। क्या? डलहौजी? हाँ, अरे आपको आश्चर्य इस बात से हो रहा होगा कि डलहौजी का तो आप क्वेश्चन देखे होंगे यूपीएससी में, तो पूछा गया है कि हाउ डलहौजी इज़ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना? तो मॉडर्न इंडिया के लिए डलहौजी को ऐसा पूछा गया है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया तो हम लोग तो पढ़े थे जवाहरलाल नेहरू है, फिर नहीं तो सरदार पटेल पूछ दिया जाए, ये सब पूछ दिया जाए, लेकिन ये डलहौजी कैसे पूछ दिया? लेकिन पूछ दिया गया था। तो डलहौजी को भी पूछ दिया गया था कि किस तरह से वो आए, तो मतलब रेलवे एंड ऑल ये सब शुरू हुआ, टेलीग्राफ एंड ऑल ये सब चालू हुआ। तो इसके लिए कहीं पूछ दिए होंगे। लेकिन आज हम लोग उधर डलहौजी पे नहीं जाएँगे, हम लोग आएँगे 1857 के रिवोल्ट पर। 1857 के रिवोल्ट में डलहौजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो देखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना? ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मिसगवर्नेंस, तो ये सब जो योगदान है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डलहौजी को देंगे। अब देखिए 17 से शुरू करते हैं, जब वो आते हैं ना, मतलब आप उनका टाइम पीरियड देखिएगा डलहौजी का, तो वो मतलब आपको 1848 से लेकर और 56 तक रहता है, ठीक है। तो 1848 में ही वो आकर मतलब ऐसा सतारा को ये कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं कि भाई ये सतारा जो है चला गया ये। उसका देखिएगा तो 1853 में झांसी को ले लेते हैं और 56 में अवध को ले लेते हैं मिस गवर्नेंस एंड इसके मुद्दे पर। तो वहाँ से कहीं न कहीं ये मतलब ये बन रहा था, ये गुस्सा जो है कि लोगों में आ रहा था, लोगों में, और खासकर दैट जमींदार जिन लोगों का ये छीना गया था, तो उन लोगों में आ रहा था कि यार कि मतलब ब्रिटिश है ना, अपना मोरल वैल्यू वो लूज़ कर रहे थे। हाँ भाई, ये मतलब मोरलिटी लूज़ कर जा रहे थे कि भाई एक ब्रिटिश को ऐसा माना जाता है कि ये रूल ऑफ लॉ को फ़ॉलो करते हैं एंड ऑल। लेकिन जब ये सब चल रहा था ना, तो कहीं न कहीं वो भी इरोड हो गया, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और तब हम लोग अब जैसे आंसर का हम लोग शुरुआत करते हैं, तो ये है कि द म्यूटिनी, अच्छा हाँ, व्हाइट म्यूटिनी। अरे नहीं भाई, व्हाइट म्यूटिनी जो है ना गज़ब है यार। व्हाइट म्यूटिनी भी कनिंग के टाइम में हुआ था, लेकिन वो 1859 में हुआ था। हम लोग सिपाही म्यूटिनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो म्यूटिनी है ना, तो ये बोला जाता है कि ये मतलब ये सेंचुरी ऑफ, ठीक है, दिस म्यूटिनी इज मतलब कल्मिनेशन ऑफ द सेंचुरी ऑफ व्हाट। तो हम इसको बॉम्ब से याद करते हैं, BOMB, व्हाट, यस, BOMB। तो सेंचुरी ऑफ क्या? द ब्रोकन फेथ। हाँ, सेंचुरी ऑफ ब्रोकन फेथ याद करने का सलीका है। सेंचुरी ऑफ ब्रोकन फेथ, ऑपरेशन एंड मिस गवर्नेंस। तो ये रीजन है किसका थे, म्यूटिनी का, और ये लिखा गया है बेंजामिन द्वारा, दिया गया है बेंजामिन द्वारा। तो उस तरह से हम लोग इसका कोट का ये करते हैं। तो देखिए, द म्यूटिनी वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेंचुरी ऑफ क्या, द ब्रोकन फेथ, ऑपरेशन एंड मिस गवर्नेंस, बेंजामिन। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। जब इसका आप मतलब इंट्रोडक्शन आप लिखना ये शुरू कीजिएगा, तो इसमें यह है कि इसको तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया है, ठीक है ना? रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो कंसिडर एज अ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके अलावा इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। क्या? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। दो आपको लगेगा, अगर आप आगे चल के इसका फेलियर का कारण एंड ऑल देखिएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं था, ये लीडरलेस नहीं था, ठीक है, इसको अच्छे से मतलब गाइडलाइन नहीं मिला, सब सेक्शन का सपोर्ट नहीं मिला। बट स्टिल टिल डेट का मतलब 1857 तक का ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज रिवोल्ट था, और सबसे बड़ा, सबसे ऑर्गेनाइज रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट को ही माना जाता है। तो ये सब आप है ना उसमें लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में यू कैन ऐड दैट कि इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। कब? तो 10 मई, ठीक है ना, 1857 को ये शुरू होता है मेरठ से। एंड देन ये कहाँ चला जाता है, तो दिल्ली आता है, फिर दिल्ली से आप जाइएगा तो फिर कहाँ, कानपुर जाता है, कानपुर से फिर लखनऊ जाता है, झांसी जाता है, फिर बिहार पहुँचता है। तो उस तरह से मतलब ये ऑर्डर में नहीं बता रहे, मतलब यहाँ से हम घर जाने के ट्रेन लेते हैं ना, तो उस तरह से हमेशा बता दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसी ऑर्डर में फॉलो हुआ था, नो नो, इट वाज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। बस हम याद करने के लिए आपको बता दिए कि मेरठ याद रखिएगा, फिर उसका दिल्ली, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर बिहार, झांसी। तो ये
ये 5-6 प्लेसेस हैं और उसके आप अगर लीडर को देखिएगा तो आप बख्त खां को देखिएगा, बहादुर शाह जफर सेकंड को देखिएगा तो ये दिल्ली में रहते हैं, ठीक है ना। कानपुर में जाइएगा तो नाना साहब अंतात्या तोप आपको मिल जाएंगे। आप लखनऊ में जाइएगा तो बेगम हजरत महल वहाँ पर मिल जाएगी। और उसके बाद आप झांसी में तो ऑब्वियसली नन अदर देन रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और बिहार में तो अपने अपने प्यारे दुलारे बाबू कुंवर सिंह तो है ही। तो इस तरह से ये लीडर्स रहे हैं, तो उस तरह से करिएगा ना तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा कि किस तरह से हमको एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना है। तो देखिएगा कि द 1857 रिवोल्ट ऑल्सो कॉल्ड एज अ फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हाँ इंडिपेंडेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिपाही म्यूटिनी मार्क एट द फर्स्ट मेजर ऑर्गेनाइज अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि दो एट फर्स्ट इंस्टेंस यू विल सी एंड से दैट दिस इज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज रिवोल्ट बट स्टिल इट वाज वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइज रिवोल्ट टिल डेट रूल इन इंडिया, ठीक है। इट बिगेन इन मेरठ ऑन क्या 10 मई 1877 इंडियन सिपाही एंड द लेटर स्प्रेड टू सेवरल एरियाज। तो सेवरल एरियाज क्या है, तो आप दिल्ली लिख देंगे, कानपुर लिख देंगे, लखनऊ लिख देंगे, झांसी लिख देंगे एंड बिहार लिख देंगे। इट लीडर्स इंक्लूडेड, कोई देखिए बहादुर शाह जफर, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या तोपे एंड बिहार ओन कुंवर सिंह, ठीक है ना। ये देखिए, अब देखिए अगर आप 7-8 मार्क्स का पूछेगा ना तो आप देखिए कि कुंवर सिंह वाला पर पूछ देगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कुंवर सिंह इन 1857 रिवोल्ट, इस तरह से। तो उसको भी हम लोग तैयार कर लेंगे, वो हम नहीं करें क्यों नहीं, वो करेंगे। लेकिन ये वाला आंसर जाएगा ना तो ये जा रहा है ये लॉन्ग आंसर वाला, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, उसमें ये पूरा जाएगा, ठीक है। रीजन ऑफ द रिवोल्ट, अब आप रीजन ऑफ द रिवोल्ट देखेंगे ना, अब इसके आंसर में क्या क्या होगा तो आप देख लीजिए, ये मतलब एक कोड देख लीजिए, इंट्रो देख लीजिए, अब रीजन ऑफ द रिवोल्ट देखेंगे एंड देन आफ्टर दैट यू विल सी दैट कि रीजन के बाद देखेंगे रीजन फॉर फेलियर देख लेंगे एक बार, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, तब उसका हम लोग क्या कर देंगे, इसको कंक्लूजन देकर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो होपफुली इसको आई विल ट्राई दैट कि ये मतलब एक ही वीडियो में हो जाए, इसका ज़्यादा पार्ट वगैरह ना है। अब देखिए रीजन देखिएगा ना तो हमारा स्कूल जो बन रहा था ना, मतलब स्कूल आपका बन रहा था, अरे जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर क्या था कि एक ही क्लासरूम था, मतलब 2 क्लासरूम था। तो 2 क्लासरूम का 1 से 5 तक का स्कूल था, 2 क्लासरूम था, तो एक तीसरा क्लासरूम बन रहा था। तो एक मेरा दोस्त था ना, तो वो पूरा मतलब बहुत दूर 6, 7, 8 फीट इस तरह से ऐसा सीधा जंप कर देता था। तो उसको सर बोला क्या है तुम, तो बोलता है मी एप है क्या। हाँ, तो लड़का बोला क्या कि सर मी जो है ना एप है। ये देखिए मी, तुम ये क्या कर रहे हो, अरे अभी यू जस्ट बियर विथ मी एप सर, ये वो लड़का बोला। अब आप देखिएगा, ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, इससे ना एक ट्रिक निकल के आता है जो कि आपको रीजंस ऑफ रिवोल्ट बता देगा। देखिए कैसे, देखिए पहले आई को तो इमीडिएटली हटा दीजिए, क्या, हाँ आई को आप इमीडिएटली हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा इमीडिएट कॉज में आ जाएगा। जो मतलब रीजंस ऑफ रिवोल्ट में इमीडिएट कॉज में क्या आ जाएगा, आई से इमीडिएट कॉज हो जाएगा। एम से आपको देखिएगा मिलिट्री वाला आ जाएगा, क्या, हाँ एम से आप मिलिट्री कॉज याद कर लीजिएगा। ई से एक्सटर्नल आ जाएगा, क्या, हाँ ई से एक्सटर्नल आ जाएगा। ए से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज पता चल जाएगा मतलब इस रिवोल्ट का, और पी से आपको पॉलिटिकल पता चल जाएगा, ई से इकोनॉमिकल पता चल जाएगा, और इधर एसआर बचा क्योंकि आई को तो इमीडिएटली आप निकाल लिए, तो ये सोशियो रिलीजियस हो जाएगा। तो ये एक याद करने का मतलब, जैसे अभी एग्जाम में 100 पॉइंट उस तरह से याद नहीं रहता है, तो आपको इतना तो याद होगा कि जैसे रीजन आएगा तो आप लिखिए मी एप सर, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। तो आप मिलिट्री, फिर एक्सटर्नल, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिर उसका सोशियो रिलीजियस एंड देन इमीडिएट। तो ये 7 कॉज जो है हम लोग धीरे धीरे रीजन ऑफ रिवोल्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए पॉलिटिकल कॉज में आप आइएगा, जैसे पॉलिटिकल कॉज से तुम यहाँ से क्यों नहीं शुरुआत किए, जैसा लिखा है वैसा पढ़ लीजिए भाई, ये तो हम आपको याद करने के लिए बता दिए ना, हम मिटा ही देते हैं, का ध्यान उधर ही रहता है। गुस्सा करते हो तुम समटाइम्स बट नॉट नाउ, ओके। अरे देखिए रीजंस ऑफ रिवोल्ट, पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था, तो वही सब्सिडी अलायंस आप देख लिए, फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मिस गवर्नेंस, तो ये सब पॉलिटिकल कॉज था। तो वो पॉलिटिकल कॉज आएगा तो वो आप लिख दीजिएगा, जैसे ये आप देख लीजिए, अनेक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडरी अलायंस। जैसे झांसी हो गया, सतारा नहीं बताया, सतारा को 1848 में ही कर लिया था, झांसी को देखिएगा था 1853 में किया था, अवध सबसे लास्ट था 1856 जाते जाते। सीन एज अ लैप्स ऑफ मोरल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देख रहे हैं ना, तो वो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था, ये लैप्स ऑफ मोरल था कि आप वो मोरल, वो क्रेडिबिलिटी, वो सब कुछ आपका खत्म हो गया सर। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल। इकोनॉमिक कॉज में देखिएगा ना, तो इकोनॉमिक कॉज में देखिएगा तो आपको जैसे पैसा का बात आता है तो अब ना आप जाके ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूपीआई एंड ऑल कर लेते हैं। पहले तो क्या रहता था, एटीएम में पैसा रहता था, क्या, हाँ एटीएम से हम लोग पैसा निकालते थे, क्या, हाँ एटीएम से पैसा निकालते थे। ये तुम बीच बीच में कहाँ चले जाते हो, अरे कुछ ट्रिक आपको बताए थे। अब जैसे इकोनॉमिक में है ना, तो इकोनॉमिक में बहुत मतलब पूरा सोसाइटी को ही प्रॉब्लम होने लगा था। जैसे आप देखिए तो जैसे इकोनॉमिक कॉज आ जाएगा तो एटीएम में पैसा आप याद कर लिया, तो ऐसा आपका आ जाएगा क्या, आर्टिजन्स को भी मतलब प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए आर्टिजन्स को क्या प्रॉब्लम होगा, आर्टिजन को ये प्रॉब्लम होगा, उसका जो पैट्रोनेज था ना वो खत्म हो जा रहा था, समझे बात को। तो ये प्रॉब्लम आर्टिजन को हो जा रहा था। ये टी से ट्रेडिशनल जमींदार को उसको मतलब फोर्टिफाई कर दिया जा रहा था, उसके लैंड उन छीन लिया जा रहा था, उसको जब्त कर दिया जा रहा था। अब तो उसका मुंह से बस एक ही बात निकलता था कि बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या,
ठीक है, तो वाह अंग्रेज वाह करता था। क्यों? क्योंकि अब क्या आपका ज़मीन खत्म हो गया तो आप तो कहीं जाके काम भी नहीं कर सकते हैं। आप ज़मींदार रहे ना, सब आपको गाँव में मालिक-मालिक बोलता है और आप जाके वहाँ पर काम करेंगे, भीख माँगेंगे, पैसा माँगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। समझते हैं ना बात को? एक स्टेटस और रेपुटेशन रहता है, तो इसीलिए वो बस वहीं पर बैठे रहते थे इस तरह से। ये ट्रांजिशन ज़मींदार का बहुत दिक्कत हो गया था उन लोगों को। अब ये देखिए मर्केंटाइल ग्रुप ये क्या होता है? अरे वही जो मतलब बनिया जो बोलते हैं, जो बिज़नेस करते हैं इधर-उधर बोलते हैं, डोंट टेक इट एज ऑफेंस एंड ऑल, ठीक है। हाँ, तो वो बिज़नेस जो करते हैं ना, तो वो ट्रेडर वाले ग्रुप को मर्केंटाइल ग्रुप, तो इनको क्या दिक्कत है? अरे टैरिफ वाला लगा था, टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा देता है। क्या? हाँ, जैसे टेस्ला पर लगा कैसे हम लोग प्राइस कर देते हैं, तो उस तरह से उस पर टैरिफ लगा देते थे कि अपना सामान वो मंगवा रहा था, तो मतलब एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा लगा था। इधर से सामान जा रहा है, तो अपना सामान इधर से जा रहा था, तो उसको बहुत टैरिफ लगा था, तो उधर बहुत महँगा बिक रहा था, तो हम लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे थे उसके कॉम्पिटिशन में। जो वहाँ से वो लोग अपना सामान लेकर आ रहे थे, तो एकदम फ्री, नो टैक्स, तो एकदम बहुत यहाँ पर सस्ता हो जा रहा था। तो इतना मतलब हम लोग का सामान कंपटीशन से बाहर हो जा रहा था कि उन लोगों का सीधा करा वही बिक रहा था, तो मर्केंटाइल ग्रुप भी बहुत दुखी हो गए थे। अब ये तो अपना मतलब आप समझ ही रहे हैं कि पीजेंट लोग हैं, पीजेंट लोग पर क्या है, तो आप ज़्यादा टैक्सेस लगा दीजिएगा, हाई टैक्सेशन लगाए तो तकलीफ में तो जाएगा ना। तो वही ट्रिक हम आपको बताएं कि इकोनॉमिकल आप जैसे इकोनॉमिक हो जाएगा ना, तो एटीएम मशीन करके पैसा उस तरह से आप देख लेते हैं अभी हम लोग इसको। तो देखिए इसमें क्या है कि पीजेंट, ठीक है ना, ऑप्रेस्ड बाय द हेवी टैक्सेशन। ये देखिए ना क्या है, ये हेवी टैक्सेशन से क्या होता था, ऑप्रेस्ड रहता था। आर्टिजन, ये आर्टिजन क्या था, लॉस्ट पैट्रोनेज। हाँ, लॉस्ट पैट्रोनेज, अब जैसे आप नहीं पढ़े होंगे उसमें पटना कलम पेंटिंग में लॉस्ट पैट्रोनेज हो जाता था, कैसे वो खत्म हो गया धीरे धीरे, उसी तरह से आर्टिजन लॉस्ट पैट्रोनेज फ्रॉम नेटिव रूलर्स, ठीक है ना, नोबल्स आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ दियर टेरिटरीज। हाँ, तो टेरिटरी एनेक्स कर लेता था तो वो सब तो लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो दिक्कत हो जा रहा था। अब देखिएगा उसको मर्केंटाइल ग्रुप में देख लीजिए क्लास में, हाई टैरिफ ड्यूटीज ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ ड्यूटी लगाता था। ट्रेडिशनल जमींदार देयर लैंड राइट फॉरफिटेड एंड लॉस ऑफ स्टेटस, बोले ना लॉस ऑफ स्टेटस हो जा रहा था। अनेबल टू वर्क, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, एंड असेम्ड ऑफ बेग, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कॉज। अब आते हैं सोशल रिलीजियस कॉज। अब आप देखिए सोशल एंड रिलीजियस कॉज में देखिएगा ना, तो एक चीज आपको एकदम हमेशा याद आएगा कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो व्हाइट मैन बर्डन वाला इनके दिमाग में जो चल रहा था ना ब्रिटिश के, कि भाई हम ही सबसे श्रेष्ठ है, तो वो चीज कहीं ना कहीं मतलब ऐसा दुखी किया और वो एक मतलब कारण बना इस रिवोल्ट का। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, ये एकदम आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कस्टम, हम लोग यहाँ का जो कस्टम था, अरे सही है गलत है अपने यहाँ का था, लेकिन समटाइम तो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव हाउ कम अगर चाइल्ड लेबर वाला कोई मतलब ये लेके आ रहा है, अपना चाइल्ड लेबर का कोई कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए, या चाइल्ड मैरिज का जो एज है, जो मैरिज का एज है गर्ल्स का, तो उसको ऊपर बढ़ाया जाए, तो उसका भी अपोज करते थे हमारे फ्रीडम फाइटर सब। तो वो तो थोड़ा सा इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, बट इट इज ट्रू, ऐसा होता था। तो चाइल्ड मैरिज हो गया, चाहे विडो रीमैरिज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो वहां पर भी जो कुछ हो रहा था ना कि हाँ कि भाई कि हाँ कि विडो को रीमैरिज करने का अधिकार दिया जाए, उसका भी अपोज। फीमेल मतलब आप समझिए कि इनफेंटिसाइड, जो बच्चा लोग को जो नहीं मार देता था, आप फिल्म में भी दिखाया, पुराना फिल्म देखिएगा ना, तो गर्म दूध में बच्चा उच्चा को ऐसा करके मतलब डाल के ऐसा मारने का कोशिश एंड और ये सब रहता है, ठीक है। एक मूवी देखे थे जिसमें रेखा थी, शायद माधुरी दीक्षित थी, सब थी, तो एक मूवी जो बना हुआ था, तो वो उसी में दिखाया गया कि कैसे बच्चा को ऐसा पहले मार देता था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो मतलब, तो उस पर भी रोक लगाना, तो उस पर भी मतलब हमारे लोग अपोज करते थे कि नहीं नहीं आप काहे कर रहे हैं, ये हम अपने करेंगे, आप हमको खाली आज़ादी दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना कि हमारे कस्टम के साथ आप मत कुछ बोलिए, चाहे गलत है चाहे सही, हम लोग बाद में देखेंगे। खैर हमको तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब ऐसा होता था। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स। वो जैसे आया जो ऐसा मदर फादर कर देते हैं ना क्रिश्चियन, तो उधर के क्रिश्चियन लोग आया और इधर आप क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, तो आप जब कन्वर्ट हो गए ना, तो उसके बाद जैसे अगर हिंदू कोड बिल एंड ऑल के थ्रू देखे तो बोले कि आपको प्रॉपर्टी राइट से बेदखल कर दिया जा रहा है क्योंकि आप क्रिश्चियन बन गए। लेकिन मतलब एट दैट टाइम वो लोग बोले थे कि नहीं, क्रिश्चियन बन गया तो क्या सर उसको जमीन में मिलेगा, उसका अधिकार मिलेगा, जो भी है रिलेटिव के साथ उसको अधिकार मिलेगा वहाँ पर। तो वो चीज़ है, तो वो भी एक रीजन बना कि अरे ऐसे में तो सब कोई कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अपना रिलीजन को ठीक कीजिएगा कि आप ये सब बैन लगाइएगा। आपका अपना रिलीजन में जो कुरीतियां हैं, हम लोग को अपना ना देखना चाहिए कि हिंदुइज्म में जो कुरीतियां उसको हम ठीक करें, लेकिन हम इस प्रकार के बातें करते थे कि नहीं नहीं जमीन का राइट नहीं मिलेगा उसको। तो ये चीज़ है, तो ये मतलब राइट ऑफ इक्वालिटी को ये गलत ये कर रहा था। तब उसके बाद देखिए तो ये लग गया कि आप प्रॉपर्टी राइट दे दिया। उसके बाद मिशनरीज लोग आ गए यहाँ पर, मिशनरीज लोग आके बहुत सारा कन्वर्जन स्टार्ट हो गया था। वो एक कि भाई कि हमारा रिलीजन के साथ हमारा कस्टम के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, तो अब तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, यूथ करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी रीजन बना। उसके बाद आप देखिएगा तो वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन जब मिला ना हम लोग को, तो एक हुआ कि भाई मतलब ये लोग कहने के लिए इक्वालिटी लिबर्टी फर्टिनिटी करता है, लेकिन सिर्फ अपने यहाँ करता है, हम लोग के यहाँ पर नहीं करता, हम लोग को बहुत गलत ढंग से ट्रीट करता है। एक चीज़ और भी आप देखिएगा, इक्वालिटी लिबर्टी फर्टिनिटी जो चाहिए था, तो यहाँ के जो अपर कास्ट लोग थे, तो उन लोगों को ही दुख हो रहा था इस बात से कि हमारे साथ वैसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जैसे आप देखिएगा कि जैसे इल्बर्ट बिल का जो केस था वो 1883 के टाइम में आया था, तो उसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था कि बोला था कि इंडियंस जो है ना, इंडियंस जो है तो वो नहीं ट्रायल कर सकते किसका, ब्रिटिश का,
इंडियन जो है ब्रिटिश का ट्रायल नहीं कर सकते। तो इस बात के लेकर एकदम बहुत दुखी हो गया पूरा एकदम यहाँ इंडियन लोग। तो जब हम इंडियन बोलते तो उस टाइम इंडियन मतलब इंडियन जो अपर कास्ट है वही थे, बाकी लोग तो इस डिबेट में इस समय आते नहीं थे, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन वही अंग्रेज ये बोल देते थे कि हम अब यही राइट्स देंगे यहाँ के सब इंडियंस को, मतलब SC ST OBC सबको देंगे, तो फिर वो अपर कास्ट उसका भी अपोज करते थे। बात समझिए, अपर कास्ट इंडियन के लिए राइट मांगे, अगर वो राइट फिर सबको दे दिया गया, फिर उस बात का भी उसको दुख कि अब दलित कैसे जज जो है कि वो ब्राह्मण को सजा देगा। अंग्रेज बोलता था हम क्या करें यार, कैसे बात हो रहा है। तो ये दिक्कत था हम लोगों में, और इसीलिए तो 200 साल तक गुलामी तो रहे। 200 साल क्या मतलब 800 साल 1000 साल वाटेवर कहिए आप, तो ये गुलामी तो इसीलिए रहा ना कि आप बस मतलब ऐसा इतना आपका डोमेन इतना छोटा रखिए कि नहीं लोग इंडियंस मतलब इतना ही इंडियंस, तो फिर दिक्कत तो होगा दोस्त। तो ये चीज़ें है, तो ये इल्बर्ट विल है, कभी फिर बाद में टाइम लेगा तो पढ़ेंगे। तो ये सब रहा किसका, सोशियो रिलीजियस। अब देख लेते हैं क्या सोशियो रिलीजियस कॉज क्या था। तो देखिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, तो इसमें क्या था, रेशियल ओवरटोन्स। रेशियल ओवरटोन्स जैसे अगर आप रेशियल ओवरटोन्स का मतलब यही है कि जैसे अपर कास्ट सिर्फ ये अपर कास्ट हो जाने पर ये होता है ना कि हम बड़े हैं और आप नीचे हैं, तो उसी लिए ये रेशियल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो अंग्रेज में था कि बस सिर्फ हम अंग्रेज हैं इसीलिए हम आप सबसे ऊपर हैं। मतलब तो ये अजीब लग रहा था हम लोग को कि भाई क्या तुम अंग्रेज है तो तुम ऊपर कैसे हो गया हम लोग से। लेकिन ऐसा था, ऐसा वो लोग वो कहते थे, ऑफन डिस्क्राइब नेटिव इंडियंस एज अ बारबेरियंस और अनसिविलाइज। क्या, हाँ बारबेरियंस एंड अनसिविलाइज। सिमिलर वे में जैसे कि सो कॉल्ड अपर कास्ट नीचे वाले मतलब जात को अनटचेबल कंसीडर करते थे कि भाई तुम लोग अछूत छू नहीं सकते हैं, उसी तरह से अंग्रेज लोग अपर कास्ट को उस टाइम समझते थे कि तुम बारबेरियन एंड अनसिविलाइज हो। सिमिलर फैशन में एकदम, जो लोहे को लोहे काटता वाला है और शेर को सवा शेर मिल जाता है, वो कहानी आपका हो गया था। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक रीजन था सोशियो रिलीजियस जो रिवोल्ट हुआ था उसका। अब देखिए ये क्या था, इंटरवेंशन इन कस्टम्स। क्या, हाँ इंटरवेंशन इन कस्टम, मतलब कि हम अगर अपना बच्चा को मार दे, हम छोटा लड़की से शादी कर ले, बच्चा लड़की से शादी कर ले, हम चाहे विडो के रीमैरिज मतलब दोबारा होने ना दे, तो ये उस टाइम के मतलब ऐसा करके मतलब जो इंडियंस थे वही अगेन अपर कास्ट एंड ऑल, तो उन लोग का था कि नहीं ये सही बात है, हमको मन है हम करेंगे, आप बीच में मत बोलिए। तो ये चीज है, तो उसमें दिक्कत के प्रोविजन ऑफ सती, हमको मन है अपना महिला को फेंक देंगे जलने के लिए, आप बीच में मत बोलिए। तो बुद्धि भ्रष्ट था तो क्या करिएगा। तो ये चीज है, कैंपेनिंग अगेंस्ट द इन्फेंटिसाइड, लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज, ठीक है। तो ये सब अंग्रेज कर रहे थे तो इनको तकलीफ हो रहा था। अब क्या कीजिएगा, ये देख लीजिए। तो ये है, तो ये भी कारण रहा किसका। अब आएगा एग्जाम में तो आप यही सब लिखिएगा, इसी से नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए प्रॉपर्टी राइट्स, ये देख रहे हैं, कन्वर्स टू क्रिश्चियन वर गिवन प्रॉपर्टी राइट, कि अब क्रिश्चियन बन गया तो उसको प्रॉपर्टी राइट कहा दे रहे हैं, ये भी रोना था। अब ये देखिए क्रिश्चियन मिशनरी एंड वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी, क्या, हाँ वेस्टर्नाइजिंग एजुकेशन पॉलिसी वेस्टर्नाइज कर दिया, तब इनको पता चला कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो वहां से भी रिवोल्ट होने का शक्यता देखा गया है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज तो हर जगह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज मतलब करप्शन, कहीं पर भी आप करप्शन एंड मिसगवर्नेंस करेंगे तो भाई तो वो तो गलत होगा। तो देखिए रैम्पेंट करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्पेशली अमंग द पुलिस पेटी ऑफिशियल एंड ऑल, तो बहुत करप्शन था वहां पर भी। जैसे अपना भी नहीं देखिए, अभी जो लोअर जुडिशियरी भी लिख लीजिए, लोअर कोर्ट्स भी लिख लीजिए, उसमें भी बहुत करप्शन था उस टाइम में, ठीक है। जैसे अपना हाई कोर्ट में देख ना लीजिए, कैसे कुलदीप सिंह को छोड़ दिया हाई कोर्ट में, सिंपल। कैसे हाई कोर्ट बोल दिया कि मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाना है, सिंपल। तो ये क्या है, ये कोर्ट का करप्शन है, सिंपल है। लेकिन बोलिएगा तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा। यही है, तो ये भी वहां पर था, तो वही क्या करना, रिवोल्ट का कारण बना, किसी दिन इंडिया में भी हो जाएगा। अब देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट का इन्फ्लुएंस आप देखिएगा कि उस टाइम क्या बोलते हैं उसको, आप 38 से 42 के टाइम में आप देखिएगा कि अफगान वार हुआ, उसमें हार गया, और हारने के बाद पता चला कि भाई साहब ये क्या हुई, कि मतलब ब्रिटिश जिसको हम लोग समझते थे कि ये मतलब ये कभी हार नहीं सकता है, वो हार गया। तो उसका जो एक भौकाली जो टाइट करके रखा हुआ था वो चला गया, उसका हवा निकल गया, फुसफुस हो गया एकदम। तो कह रहा है क्या, ये देखिए रिवर्स इन वार, तो आप ये देखिएगा सैटर द बिलीफ ऑफ इनविंसिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल, इनविंसिबल जिसको कि हरा नहीं जा सकता, अब वो हार गया एकदम। चित्रा आप अफगान वार फर्स्ट देखिएगा भाई, एक आदमी को नहीं छोड़ा। आप ये जैसे देखिए पुराना फिल्म में नहीं देखिए, हीरो सबको मार देता था, एक गुंडा को छोड़ देता कि जाकर बोल देना ठाकुर को कि मतलब अब आ गया है, इस तरह से बोलता था ना, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब सनी देओल नहीं बोलता कि समझा लो अपने कुत्ते को, क्या तो नाम धर के बोलता है, हमको याद नहीं है यार, ठीक है। तो वो चीज हो गया था, एक आदमी को छोड़ा था अफगान वार में, वो जाके बच के आके बोला था कि सब खत्म हो, तो वो हालत कर दिया था अंग्रेज का। अब देखिए मिलिट्री एंड सुपर, तो मिलिट्री कॉज में देखिएगा तो एक तो डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत, क्या, हाँ आप देखिए, आप क्या डिस्क्रिमिनेशन करने वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ये लोग, हाँ। ये लोग दिन भर डिस्क्रिमिनेशन करता था, आसाम को फिर अंग्रेजी लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया था। क्या डिस्क्रिमिनेशन कर दिया इंडियंस के साथ, तो वो ये हो गया कि उसको देते थे ज्यादा पैसा यूरोपियन को,
इनको देते थे कम पैसा, तो होता था दुख कि भाई हम इंडियंस हैं तो हमको कम पैसा दे रहे हैं, आप उसको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, इसका हमको दुख है। तो क्या क्या हो गया, तो ये कारण बना रिवोल्ट का, ठीक है, क्या पैसा कम दिया। दूसरा बात की बेनिफिट, इन लोगों को बेनिफिट मिलता है। जैसे आप देखिएगा ना कि जैसे टीचर लोग मान लीजिए कि जॉब लगा, तो उसको अगर गाँव में एकदम ऐसा करके टीचिंग करते, तो उसको थोड़ा सा क्या है कि कम अलायंस मिलेगा। वही शहर में टीचर है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा अलायंस मिलेगा। तो ये बेनिफिट जो है ना, वो इस तरह का जो बेनिफिट उन लोग को उस टाइम मिलता था कहीं कहीं डिफरेंट जगह सर्व करने पर, बाहर जाने पर, तो बेनिफिट सब खत्म कर दिया। तो ये भी क्या है, जो आप देखिएगा कि इसमें मिलिट्री सिपाही कॉज में, तो एक कॉज ये बेनिफिट भी बना। पैरिटी, पैरिटी मतलब आइएगा तो ये देखिएगा कि बोले किसे, लोअर कास्ट लोग, हाँ, यादव, कुर्मी, धोबी, चमार, दुसार, ये सबको भी पुलिस में रिक्रूट करने लगा। अब तो जो अपर कास्ट था पुलिस एकदम गुस्सा गया एकदम, ये क्या हुआ, मतलब आप जो है कि पुलिस बनाए हम लोग को, ये सबको, ये सब कुर्मी, यादव, ये कोयरी को, चमार, दुसार, धोबी को, ये सबको आप पुलिस में रख लीजिएगा, आप सबको हमारे साथ इक्वल बैठा दीजिएगा। तो बोला कि यस यू आर इंडियन, देन यू विल सिट टुगेदर, यू विल स्लीप टुगेदर, यू विल ईट टुगेदर। बोले ना, छे हम लोग नहीं रहते साथ में, हम लोग साथ में रहते हैं। तो बोले कि तो सब इंडियन ना हो, तो बोला हाँ इंडियन है, लेकिन हम लोग साथ नहीं, अलग जाते हैं। अच्छा अच्छा, अभी रो रहे थे कि हमको उसके तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हमको ब्रिटिश की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है, उस तरह के रखा नहीं जा रहा है, उस तरह का ड्रेस नहीं दिया जा रहा है, उस तरह से क्यों नहीं रख रहा है। अब फिर अगले वक्त रोना हो गया कि इस तरह से क्यों रख रहे हो। अब ब्रिटिश कंफ्यूज कि भाई कहाँ का आदमी, भाई कैसे कैसे लोग हैं, हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ये तो कहानी था उस टाइम में कि भाई कि हमको क्यों इन लोग के साथ ट्रीट कर रहे हो साथ में, लोअर कास्ट के साथ। तो ये उस टाइम में देखा गया था। फिर एक आप देखिएगा तो उसमें आया था क्या, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया था। तो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट में क्या था, 1856 में आया था कि आप बाहर जाके सर्व कर कीजिए। पहले क्या था, ये लोग मानते थे कि अगर बाहर गए ना, जैसे अपर कास्ट लोग ऑब्वियसली ए डोंट फील दैट कि नाउ मतलब आई एम टू हार्ड ऑन अपर कास्ट एंड ऑल। हम उस टाइम का अपर कास्ट की बात कर रहे हैं, अभी के अपर कास्ट के लिए हम कुछ नहीं ऐसा गलत बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, चाहे आप 95% मीडिया में रहे, 95% जुडिशियरी रहे, 95% सेक्रेटरी रहे, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है भाई, हम अभी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझे। तो ये चीज़ है, तो इसको डोंट टेक इट अदर वे अराउंड। हाँ, तो वो चीज़ है, तो वो अपर कास्ट लोग ऐसा मानते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर हम ओवरसीज चले जाएंगे, तो 7 समुंदर पार गए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ है, लेकिन ये एक्ट लाके बोला कि नहीं जेबे पड़ेगा, और सर्विस में रहेगा तो जेबे पड़ोगे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत का कारण बन गया। उसके बाद आप देखिएगा तो एक ये भी था कि ऐसा कर दिया गया था कि जो सिपाही था ना, बट जो सिपाही था, जो सिपाही पुलिस था, तो वो सब तो यूनिफॉर्म तो पहना हुआ था, लेकिन घर पर जो था तो उसके मम्मी पापा एंड ऑल, तो जो रिलेटिव है तो वो तो क्या था, वो पीजेंट्स ही थे। अब उस पर जो आप हेवी टैक्स लगा दिए, कहाँ तो था ना यार, हाँ हेवी टैक्सेशन आप पीजेंट पर लगा दिए, तो उसको भी तो दुख होगा ना यार, दिल से बुरा लग रहा था उसको भी, तो वो भी एक रिवोल्ट का कारण बना। तो ये चीज़, तो ये तो तुम लिखे नहीं हो, हाँ तो अभी इसको मिटा के लिख देंगे, क्या टेंशन ले रहे, अभी आप इसको देख लीजिए। अब देखिए, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज हम देख लीजिए। अब यहाँ मिलिट्री एंड सिपाही कॉज में देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस देन यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, समझ रहे हैं ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बहुत तकलीफ है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एकदम मतलब उसको प्रमोट किया जा रहा था। डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन एंड पेंशन, ह्यूमिलिएशन, बाप रे, हमको तो हंसियों लग रहा है कि ह्यूमिलिएशन से दुख हो रहा था, एंड खुद अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे थे। विड्रोवल ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है ना, वो देखिए, फ्री पोस्टेज प्रिविलेज ऑफ सिपाही वाज विड्रॉन इन 1854। आप देख रहे हैं 1854 में क्या हुआ कि क्या किया था कि ये प्रिविलेज जो था, सिपाही का जो प्रिविलेज था उसको क्या कर लिया, विड्रॉन कर लिया गया था। दे वर फोर्स्ड टू सर्व इन व्हाट, दे वर फोर्स्ड टू सर्व इन फार ऑफ रीजन्स विदाउट एक्स्ट्रा अलायंस, ठीक है। पहले जो मिलता था अब मिलना बंद हो गया, तो उसका तकलीफ था। अब पैरिटी में देख लीजिए, अपर कास्ट सिपाहीज रिजेंटेड बीइंग क्या है, ट्रीटेड एट पार विथ लोअर कास्ट रिक्रूट्स। लोअर कास्ट जो रिक्रूट्स हुआ, तो जो अपर कास्ट के थे सब नहीं, लेकिन कुछ लोग उसमें थे, उनको तकलीफ हो गया था, तो वो भी एक रिवोल्ट का कारण बना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर अब देखिए, 1 मिनट में बता देता हूँ। पहले ये हमारा क्या है कि रीजन्स चल रहा है, तो रीजन्स में देखिए 6 हो गया ना, तो एक और रीजन्स आएगा, उसको देखेंगे, उसके बाद फेलियर ऑफ रीजन्स देखेंगे, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे एंड कंक्लूजन देखेंगे। फिर इसका 38 मार्क्स का रिवोल्ट ऑफ 87 पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुंवर सिंह का एक रोल के लिए देख लेंगे, क्योंकि 7 या 8 मार्क्स का वो भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं आगे। हाँ, तो अब ये देखिए, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। तो इसमें हम आपको पहले अभी बता दिए हैं कि इसमें क्या हुआ ना, कि पहले ये था कि ओवरसीज आपको जाना है कि नहीं जाना है, तो एक कंसेंट लिया जाता था। बट इस एक्ट के द्वारा ना इसको एकदम मतलब ऑफिशियल बना दिया गया कि इट रिक्वायर्ड रिक्रूट्स टू सर्व ओवरसीज इफ ऑफर्ड। तो अगर आपको बोला जाएगा तो देन यू हैव टू डू दैट, ठीक है। तो उस तरह से इसको कर दिया गया। अब पहले उसमें मतलब एक्स्ट्रा बेज एंड ऑल मिल जाता था, लेकिन अब वो पूरा अलायंस एंड ऑल वो सब कुछ खत्म कर दिया गया। उसका देखिएगा, सिपाहीज वर
पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म बता ही दिए कि द एडवर्स इम्पैक्ट जो ब्रिटिश रूल का पड़ रहा था ना पीजेंट्स पर, तो कहीं ना कहीं ये मतलब सिपाही लोग भी उससे मतलब बाहर नहीं थे, उनके उस पर भी ये इम्पैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, इमीडिएट कॉज। अब देखिए इमीडिएट कॉज का बात करेंगे ना तो सबको ये तो मतलब मूवी, जैसे मंगल पांडे की मूवी भी आया था आमिर खान का, उसमें कौन थी, अमीषा पटेल भी थी, तो उस तरह का मूवी आया था। तो उसमें बताया गया कि क्या पहले जो रहता था ना, तो पहले रहता था ब्राउन बेस रहता था, तो ब्राउन बेस मस्कट को तो उससे चलाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब इनफील्ड राइफल आया, जो नया इनफील्ड राइफल आया, तो उसमें क्या हुआ कि कार्ट्रिज को लोड करने से पहले ग्रीस को दांत से छीलना होता था, देन यू आर सपोज टू उसको कार्ट्रिज को उसमें फिल करना होता था। लेकिन मतलब इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं था, दिक्कत इस बात का था जो ग्रीस जो था ना, जो ग्रीस था तो वो बना हुआ किस चीज़ से था, तो वो बीफ से बना हुआ था और पिग से बना हुआ था। तो इससे क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों का सेंटीमेंट, जो दोनों सिपाही जो थे उन सब का सेंटीमेंट हर्ट हुआ और वो लोग मतलब रिवोल्ट पे उतर आए। ये इमीडिएट कॉज में से है। फिर ऐसा भी माना गया कि जो बोन डस्ट रहा ना, तो उसको आटा में जाकर वो लोग मिला दिया था। तो दिस इज व्हाट लाइक नो वी कंसीडर एज अ इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दैट, ये जो रिवोल्ट हुआ। तो कह रहा है कि इन 1857 ब्राउन बेस मस्कट वाज रिप्लेस बाय किससे, इनफील्ड राइफल से। तो इनफील्ड राइफल से इसको क्या रिप्लेस कर दिया गया, विच रिक्वायर ग्रीस पेपर टू बी बीटन ऑफ, दांत से छील लेना, और बिफोर द कार्ट्रिज कुड बी लोडेड। ठीक है ना, कार्ट्रिज को लोड करने से पहले दांत से छीलना होता था। इट वुड बिलीव दैट द ग्रीस वाज मेड अप ऑफ व्हाट, देखिए बीफ एंड पिग फैट। ठीक है ना, बीफ एंड पिग फैट से ये बना हुआ ऐसा था। तो कह रहा है कि आउटरेजिंग दैट रिलीजियस सेंटीमेंट, क्या रिलीजियस सेंटीमेंट हिंदू और मुस्लिम दोनों का हो गया, सिपाहीज ऑफ सिपाहीज। देयर वर आल्सो रिपोर्ट अबाउट द मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट, क्या हाँ ये बोन डस्ट कहाँ, तो आटा में। तो ये तो इमीडिएट कॉज था। अब हम लोग देखेंगे ना कि मतलब आपका रीजन ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। ठीक है ना, तो रीजन ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, तो फेलियर होने का ना मेन कारण क्या था उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए तो इसका जो पहला कारण बताया था इंडियन पार्टिसिपेशन। मतलब आप देखिए कि नॉर्दर्न वाला साइड तो पार्टिसिपेट कर रहा था, लोग हम लोग देखे ही कि दिल्ली ले लीजिए, फिर आप मतलब कानपुर चल जाइए, लखनऊ चल जाइए, बिहार चल जाइए, झांसी चल जाइए, तो सब कर ही रहा था। बट इफ यू टॉक अबाउट ना ईस्टर्न, आप मतलब सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो ये लोग उतना पार्टिसिपेट नहीं किया और ब्रदर अनअफेक्टेड ही रहा मोस्टली। तो ये एक चीज़ है ना, तो इसको जो है कि आप फेलियर में मान सकते हैं। दूसरा ये था कि ऑल क्लासेज पार्टिसिपेशन, मतलब हाँ सब क्लास का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था। जमींदार के बारे में जो लॉर्ड कनिंग बोले थे ब्रिक वाटर टू स्ट्रॉम, कि जो स्ट्रॉम बन के आ रहा था रेवोल्यूशनरी सब 1857 के जो सिपाही म्यूटिनी वाला, तो उसको एकदम ये रोक लिया, एकदम जमींदार से पूरा रोक लिया एकदम, और उसको मतलब प्राइज वगैरह भी दिए। हाँ, तो वो चीज़ है, तो ऐसा लॉर्ड कनिंग बताएं। फिर उसका देखिएगा मनी लेंडर्स हो गए या मर्चेंट्स हो गए, तो दे वर थिंकिंग दैट कि उनका जो मतलब अपना होता है ना कि उनका जो हित है तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही सर्व हो रहा है, तो इसीलिए वो लोग भी इसे मतलब आइदर तो दूरी बना कर रहे, जहां तहाँ हुआ तो थोड़ा बहुत मदद ही कर दिए ब्रिटिश कहीं। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक रीजन ऑफ फेलियर में आप समझ के लेकर चलिए। दूसरा एडुकेटेड इंडियन, एडुकेटेड इंडियन बोला इतना अच्छा तो राइट्स मिल रहा है हम लोग को, तो मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें सही हो ही रहा है। और पुलिस वुलिस को देखा, बोले कि लोग के पास ज़्यादा बुद्धि तो रहता नहीं है, तो वो ये लोग बैकवर्ड थिंकिंग का मानने लगे इसको, इस रिवोल्ट को। तो एजुकेटेड इंडियन भी एक अपना थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे इससे। और सबसे बड़ा तो प्रिंसली स्टेट एंड ऑल, जो अपने राजे रजवाड़े थे एकदम दिल खोल के, समझ रहे हैं आप, सिंधिया, होलकर और अपने महाराज दरभंगा के महाराज, तो पूरा सपोर्ट की। तो ये भी एक जो रहा ना फेलियर का रीजन में, आप इसको भी काम कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यूनिटी अमंग इंडियन सिपाही, हम लोग का पुलिसों में भी जो है ना कि मतलब पूरे उस तरह से ऑल इंडिया, मतलब लोग तो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जोग्राफिकल लोकेशन तो ऐसे ही। इवन जो ये सिपाही म्यूटिनी जो आप बोलते हैं, तो ये सिपाही लोग भी पूरे एकदम उस तरह से यूनाइटेड नहीं थे। जैसे आप देखिए बंगाल, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, सदर्न स्टेट का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, तो सिपाही अपना में ये सब भी थोड़ा सा है ना, तो ब्रिटिश की तरफ थोड़ा सा झुकाव उकाव रहा है इनका, समझे। तो मतलब पार्टिसिपेट नहीं किए थे ये यहाँ के सिपाही लोग, तो ये भी एक रीजन रहा है। कोई यूनिफाइड प्रोग्राम इनका नहीं था। यूनिफाइड प्रोग्राम कुछ ऐसा नहीं कि हाँ कि ये लीजिए ब्लूप्रिंट दे रहे हैं एंड दिस इज हाउ वी आर, ये तो इमीडिएट कॉज ये रहा, अचानक से सब कुछ हो गया, स्पॉन्टेनियस टाइप से भी हो गया, आप समझिए। तो कोई यूनिफाइड प्रोग्राम इन लोग के पास रहा नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं था। ठीक है, कोई आप बोलिए कि कोई विजन है, एकदम फॉरवर्ड लुकिंग विजन है, तो वो सब एकदम मिसिंग था यहाँ पर। तो ये सब भी है आपको रीजन ऑफ फेलियर का, आप इसमें आप कारण देख सकते हैं। सर आप देखिए कि इसे जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत इंफीरियर था, प्लान ऑफ एक्शन का कमी था यहाँ पर। और आप देखिएगा तो इनकम्पिटेंट लीडरशिप भी था इसमें। कैसे कि जैसे लीडर मान लिया अपने मन से, मतलब अपने मन से मतलब उसमें लीडर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था नहीं, लेकिन लीडर मान लिया कि हम बहादुर शाह जफर जो है, मतलब बहादुर शाह टू जो है, तो उनको मान लिया, वो दिल्ली में बैठे 80 साल का बूढ़ा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको लीडर मान लिया, वो माफी पर माफी लिख रहे हैं अंग्रेज को एकदम अच्छी अपने वीर सावरकर टाइप से कि भाई गलती हो गया, हम इसमें है नहीं, माफी चाहते हैं हम, लेकिन बेचारा को लीडर बना दिया गया। ही वॉज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम, तो कैसे लीड करेंगे। तो वो इनकम्पिटेंट लीडरशिप भी फेलियर का एक कारण है। उसके बाद आप आगे चल के देखिएगा तो इनएडुकेट, आप देखिएगा कि आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स था।
हम लोग बोलते स्वाट से, स्पीयर से, मतलब तलवार से, भाला से। अब लोग सीधे AK-47, क्या नहीं, AK-47 नहीं था, इनफील्ड राइफल था। तो वो चीज़ है। तो कितना देर ऐसा लड़ पाएंगे, और कितना लोग मतलब ऐसा 1:10 हो जाता होगा, उसका एक मरता होगा, अपना 10 इधर मर जाता होगा। तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज तो करता ही उन लोगों को। तो वो चीज़ें हैं। तो ये सब आपका ये पूरा का पूरा जो है, आप किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन पूरा ऐसा करके कंबाइन में आप कंसिडर ये रीजन ऑफ फेलियर है। अभी देख लेते हैं आप लोग इसको। देखिए, अब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, तो हम लोग देख लिए। देखिए, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया रिमेन्ड मोर और लेस अनअफेक्टेड। देख लिए। उसका देखिए, अब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, जमींदार, ये देखिए ब्रिक वाटर्स टू स्ट्रॉन्ग, ये लॉर्ड कर्निंग के साथ। तो मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स, इंटरेस्ट बेटर प्रोटेक्टेड अंडर द ब्रिटिश। तो वो लगता है कि वो लोग का इंटरेस्ट ब्रिटिश के अंदर, क्योंकि एक्सप्लॉयटेटिव नेचर आता है ना इन लोग का, और एक्सप्लॉयट उसी लोग के टाइम में ऐसा कर लेते हैं। एडुकेटेड इंडियंस रिवोल्ट एज ए बैकवर्ड लुकिंग, बोले कि रिवोल्ट तो है, तो क्या है, एकदम बैकवर्ड लुकिंग है। मोस्ट इंडियन रूलर्स, सिंधिया, होलकर एंड महाराजा ऑफ दरभंगा, क्या है, सपोर्ट में एकदम पूरा। लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस, इवन अमंग द सोल्जर्स, पंजाब, साउथ इंडियन सिपॉइज साइडेड विद द ब्रिटिश, ब्रिटिश के ही साइड में रहे। लैक ऑफ द यूनिफाइड प्रोग्राम और आइडियोलॉजी, तो कोई एक यूनिफाइड प्रोग्राम और आइडियोलॉजी रहा नहीं। तो अभी भी अगर आप देखिए तो किसी पार्टी का आइडियोलॉजी वगैरह रहता नहीं है, बारिंग बीजेपी का अपना एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है, BSP का कह सकते हैं, ASP बनाया उसका भी है। यही सब अभी सिपाही एकदम प्रशांत किशोर टाइप से था, कोई आइडियोलॉजी नहीं, एकदम कंफ्यूज। ठीक है। अब ये फॉरवर्ड लुकिंग प्लान, कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्लान नहीं। अब उसका देखिए क्या है, इन्फीरियर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में देखिए रिवील्स लैक प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन कुछ था ही नहीं, जहां मन वहां दौड़ जाते थे। ठीक है, तो उस तरह का था। इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप, वही बहादुर शाह। ओल्ड एंड वीक, ओल्ड एंड वीक ये था, मोरली भी वो उस तरह से नहीं थे। जैसे मतलब ओल्ड आप कहिएगा तो ओल्ड, तो क्या हमारे कुंवर साहब नहीं थे क्या, कुंवर सिंह भी बहुत ओल्ड थे हमारे, लेकिन वो ऐसा थे क्या, जहां जहां हथियार लेकर खड़ा होगा वो बता दिए कि भाई एकदम मतलब ऐसा युवा सब फेल है उनके सामने। तो वो चीजें हैं। लेकिन ये जो है कि आप इनकम्पिटेंट लीडरशिप, लेकिन बहादुर शाह जफर का वो अंदर से भी नहीं था, वो मोटिवेशन, विल पावर की भी कमी थी। इनएडिक्वेट आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स में देखिए कि इंडियन सोल्जर्स बॉट मोस्टली विथ द स्वार्ड्स, ठीक है ना, तो फॉट मोस्टली विथ, मतलब लड़े थे किस तरह से, तो स्वार्ड्स एंड स्पीयर से, ठीक है, तलवार और भाला से, वाइल द यूरोपियन सोल्जर है इनफील्ड राइफल। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस देख लेंगे, उसके बाद कंक्लूजन देख लेंगे। अब शुरू करते हैं कॉन्सिक्वेंस, ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो इसमें आएगा ना, तो पहला आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्या, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था ना, कि जो अभी तक कंपनी का रूल जो चल रहा था, कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया, और क्या, क्राउन रूल शुरू हो गया। क्वीन विक्टोरिया मतलब हरसेल्फ आ गई कि अब आप डायरेक्ट हमको एड्रेस किया जाएगा, हमको एड्रेस किया जाएगा। हाँ, वो इससे पहले आप देखें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, तो 1857 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया हुआ करता था, उसको उस पोस्ट को एबोलिश करके, या रदर ऐसे कि चेंज करके उसको क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो अब इंडिया में जो कुछ भी होगा ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा क्या किस पे रहेगा, तो वायसराय पर होगा। और वायसराय रिपोर्ट करेगा किसको, तो वायसराय रिपोर्ट करेगा, एक बना गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, क्या, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, वायसराय उनको रिपोर्ट करेगा। आप एंड वो जो रहेंगे वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो बनाया जाएगा, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे ब्रिटिश के, जो कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट को मतलब कि ऐसा करके बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उनको बताना। तो ये बोला। अब देखिए यहाँ पर एंसरेबल गवर्नमेंट बन रहा है, कि अब यहाँ पर वट एवर थिंग्स विल हैपन, तो वो उसको आंसर करना है, तो इसीलिए इसको एंसरेबल गवर्नमेंट बोला गया, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला गया, इसीलिए इसको गुड गवर्नेंस बोला गया। तो ये सब चीज़ें आप देखें, पुराना वीडियो अगर आप मतलब अगर 1858 वाला वीडियो आप नहीं देखें तो हिस्ट्री का जाकर देखिएगा, मतलब 7 या 8 नंबर का उससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो उसको एक बार पहला कॉन्सिक्वेंस में है ना, तो उसको लेकर आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, जब कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे तो आता है क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या, हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर इसके मतलब ये जो घटना हुआ 1857 का जो क्रांति हुआ, उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल गया, कि भाई कि आपके रिलीजन में हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखें ना कि किस तरह से जो उसका ग्रीस था, तो वो ग्रीस किस चीज़ से बना हुआ था, बीफ से भी बना हुआ था, और पिग के फैट से भी बना हुआ था, तो वो मतलब वो रिलीजियस सेंटीमेंट को हट कर रहा था। तो इस फॉर दिस रीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल गया। फिर जब आप थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो प्रोटेक्शन अंडर लॉ लेकर आ गया कि भाई कि हाँ, कि चलिए ठीक है, यू गाइज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर लॉ, एंड आप लोग को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर्विस में। आप देखिए, जब इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस बोला जाता था, अगर आप सीधा सिविल सर्विस जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका बात किया जाए, तो मतलब उसमें आप देखिएगा कि 1833 वाला जो एक्ट था, उसी में बोला गया था कि हाँ, कि ये इसको लेकर आना है। लेकिन इतना ज़्यादा जो मतलब
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लोग इतना ज़्यादा अपोज किया उसको कि उसको जाकर हम लोग को फाइनली कब मिला, तो वो 1853 में जाकर वो आया था कि हाँ कि चलिए ठीक है अब आप लोग करेंगे। तो उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया कि नहीं कि ठीक है और इंडियन को लाया जाएगा और इंडियन को सर्विस में भी लाया जाएगा और पॉलिटिकल मतलब उसमें भी हम लोग कुछ से दे देंगे इंडियंस लोग का, तो वो सब बातें होने लगी। अब जो है ना इसके बाद देखिए कि रिगार्ड्स जो था अपने कस्टम को लेकर, मतलब जो भी इंडियन कस्टम चल रहा है तो उसके लिए रिगार्ड्स मतलब बढ़ गया कि भाई कि चलिए ठीक है कि हम अब आप लोग के इस जो भी कस्टम आपका है, ट्रेडिशन आपका है, तो उसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छुएंगे ही नहीं भाई, आप लोग को जिस तरह से करना है तो उस तरह से कीजिएगा। तो वो बातें जो है कि निकल के सरफेस पे आ गई। धीरे-धीरे आप देखिएगा कि इंडियन जो सोल्जर्स थे, तो जो इंडियन सोल्जर थे, तो उनका जो संख्या जो है ना कम, मतलब क्योंकि फेथ जो है ना कम हो गया, तो इंडियन सोल्जर का संख्या कम कर दिया गया और जो यूरोपियन सोल्जर है, उसका संख्या जो है कि बढ़ा दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया। बंगाल जैसा रेजिमेंट में आप देखिएगा तो हर 2 इंडियन सोल्जर पर ना एक जो है किसी मतलब यूरोपियन सोल्जर को लाकर खड़ा कर दिया गया बिकॉज़ ऑफ द ये ट्रस्ट कि भाई कि मतलब ऐसे में तो ये लोग ऐसा रिवोल्ट मारेगा, हम लोग का यहाँ पर सत्ते ही ये कर देगा। डिवाइड एंड रूल वाला जो है ना कांसेप्ट जो है कि अब ज़्यादा और सरफेस पर आ गया। क्या? हाँ, अब देखिए इसको ना नेगेटिव पॉइंट्स में लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल ये लोग लाकर लगा दिया कि अलग मतलब कास्ट के बेसिस पर, अलग कम्युनिटी के बेसिस पर रेजिमेंट खड़ा कर दिया। ये तो बहुत गलत किया ब्रिटिश। अब हम देखिए जब हम आपको कारण बताए थे तो उसी में बताए थे कि इंडियन सोल्जर का ये शिकायत था कि लोअर कास्ट वाले सोल्जर की तरह हम लोग को क्यों ट्रीट किया जाता है। ये अपना ही डिमांड था ना भाई कि लोअर कास्ट वाले सोल्जर के साथ हम नहीं मतलब ये शेयर करेंगे कि कहाँ से आप यादव कुर्मी कोई ये धोबी चमार दुसादी सबको ले आए और हमारे साथ ये लगा दिए कि हम नहीं उसके साथ ठीक से रहेंगे। ये हम लोग ऐसे साथ में नहीं रहते हैं, खाते पीते हैं। इंडियन है तो अलग बात है, लेकिन हम लोग साथ में रहते हैं, खाते पीते नहीं हैं। अब ब्रिटिश क्या किया, उस मान लिया उस बात को कि हाँ भाई चले अलग कास्ट पर रहेगा अपना, लो अपना सिंह रेजिमेंट अलग रहेगा, चमार रेजिमेंट अलग रहेंगे और व्हाट्सएवर जो रहेगा सो अलग अलग नाम पर रहेगा, बनाना शुरू कर दिया। तब उसको फिर निगेटिव पॉइंट पर लिखते कि ब्रिटिश हमको डिवाइड कर दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो ये सब चीज़ वहाँ पर होना शुरू हुआ। ब्रिटिश भी समझ गया कि लोगों को कैसे हमको रूल करना है, ठीक है, तो वो सब धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लगा। अब जैसे आप देखिएगा कि कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ लेकर आ गए। क्या? हाँ, ये क्या था भाई मार्शल रेस? मार्शल रेस वो कंसेप्ट था कि देखिएगा जो भी ब्रिटिश का हेल्प किया, जैसे पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यहाँ से ब्रिटिश को यहाँ से हेल्प मिला था, वो नेपाल का जो गुरखा उरखा रेजिमेंट का था वहाँ से उनको हेल्प मिला था यार। अदरवाइज से कि वहाँ से मतलब उस तरह से रिवोल्ट नहीं हुआ था, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ तो वो वहाँ से हुआ नहीं, तो उसको मार्शल रेस बोल दिया गया और वहाँ से ज़्यादा उठाया गया मतलब सोल्जर सबको, समझे? तो वो सब चीज़ें होना शुरू हो गया था। एक आर्मी एमलगेशन होता है। क्या? हाँ, एमलगेशन मतलब मिक्स कर देना। तो जो आर्मी एमलगेशन होता है ना 1861 में, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आज तक वो जो कंपनी को जो सर्व कर रहे थे ना, वो क्राउन को सर्व करेंगे। जो भी सोल्जर हैं जो कंपनी को सर्व कर रहे थे, क्राउन को सर्व करेंगे। इसमें एक चीज़ का एकदम ध्यान रखा गया कि जो मतलब कि आप हायरार्की में जो टॉप के पोजीशंस है ना, तो दे आर रिजर्व फॉर ओनली ब्रिटिशर्स। वो इंडियन के लिए नहीं रहेगा वो, क्योंकि मतलब विश्वास उस पर ऐसा कम हो गया था ना। तो ये आर्मी हो गया तब या आर्टिलरीज हो गया तब, तो उस तरह से वो लोग जो है कि वो रिजर्व रहेगा किसके लिए, तो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व रहेगा। इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, ये क्या कॉलेज में प्रोफेसर की तरह है? गलत बात, एकदम गलत बात। पढ़ाई के बीच में ये सब नहीं। कॉलेज में प्रोफेसर है, अब मान लीजिए SC ST OBC प्रोफेसर कॉलेजेस में नहीं है, तो वो क्या है मतलब कि वो मतलब मेरिट के आधार पर वहाँ पर चुनते हैं लोग को, समझ रहे हैं ना, वो कास्ट वगैरह नहीं देखा जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये प्रिंसेस जो है, ठीक है ना, और ये जो मतलब कि लैंडलॉर्ड्स है, तो इन लोगों को अब जो है किसे मतलब कि रिस्पेक्ट दिया जाए, इसकी डिग्निटी और मतलब इसका रिस्पेक्ट दिया जाने लगा कि भाई कि अब आप लोग का हम लोग एनेक्सेशन वगैरह बंद कर रहे हैं, एकदम एनेक्स नहीं करेंगे। आप जो मतलब वो है ना कि ब्रिटिश पैरामाउंसी, तो उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। अब यही देखिएगा, यही ब्रिटिश पैरामाउंसी जो है ना, वो खत्म कब जाकर होता है? 1947 में। जब 35 में हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ हम लोग अपना फेडरल बना लेंगे, तब जाके हम ये इंडियन फेडरेशन बन जाएगा, तब जाके हम लोग ये मतलब क्या डोमिनियन स्टेटस का डिमांड करेंगे, तो वहाँ पर ब्रिटिश ये क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट बोला कि नो, नेवर, नॉट, हम तुम्हारे साथ ही नहीं है, हमारा अपना चलता है, अकेला चलता है, हमारा ब्रिटिश पैरामाउंसी है, हम उस पर काम करते हैं। लेकिन 47 में ब्रिटिश खुद छोड़ के चला गया कि भाई अब हम निकलते हैं यहाँ से, आप अपना खुद देख लीजिए, या पाकिस्तान जाना पाकिस्तान चले, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान, या इंडिपेंडेंट आना इंडिपेंडेंस, हमारा पीछा छोड़ दीजिए। ब्रिटिश खुद छोड़ के ये लोग गए, तब जाके ये लोग जान छोड़ा, नहीं तो ये लोग इंडिया फेडरेशन में नहीं, तब जाके अपना सरदार पटेल जो किए, तो वो तो फिर तो रेस्ट ऑफ हिस्ट्री ऐसा बात करते हैं। तो ये सब चीज़ हुआ सर। आगे चल के एडुकेटेड इंडियंस थोड़ा वो कन्फ्यूज आ गए एकदम। वो पहले तो उनको थोड़ा बहुत जो मिल रहा था, वो थोड़ा बहुत तो अभी मिल रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा मॉडर्न नेशनलिज्म जो है कि सब अब निकल के उभर के सामने आने लगा कि भाई जितना मांगता है उतना नहीं मिलता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि वही सब का जाके कल्मिनेट करके 1885 में आपका कांग्रेस बन गया, सुने। अच्छा, कांग्रेस अपना डिमांड मांग करने लगा, तो फिर देखिएगा कि जो 1892 में जो एक्ट निकल के आया, तो उसमें आप देखिएगा कि थोड़ा बहुत और ज़्यादा उनको पॉलिटिकल एंड ऑल ये सब मिलने लगा। तो ये एजुकेटेड इंडियंस का ये हाल था कि मॉडर्न नेशनलिज्म जो है उभर के अब सामने आने लगा था।
आप देखेंगे कि डिवाइड एंड रूल जो है ना एकदम इंटेंसिफाई हो गया था। क्या? हाँ, डिवाइड एंड रूल एकदम इंटेंसिफाई हो गया। उसमें आप देखिएगा कि जैसे मुस्लिम लोग इस रिवोल्ट में बहुत पार्टिसिपेट किए थे 1857 का, तो ब्रिटिश के मन में कहीं ना कहीं ये हो गया कि भाई मुसलमान को तो एकदम देखना नहीं चाहता, एकदम मुसलमान को बोले कि एकदम दूर दूर तक कहीं सर्विस में मत रखो। ऐसा एकदम मतलब उस टाइम हो गया था, क्योंकि 1857 में एकदम बढ़ चढ़ के मुसलमान लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो अब जाके आप अगर नाम सुने होंगे सर सैयद अहमद खान का, तो वो आए तो वो समझाए मुसलमान लोगों को कि क्यों जाते हैं पॉलिटिक्स में, ये सब पंगा लेने के, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। आप देखें ना मिर्जापुर सीरीज में मारता है 2-4 था कि आईएएस वाईएएस बनो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, काहे तुम आप पॉलिटिक्स में जाते हो। तो वही बात सर सैयद अहमद खान उस टाइम समझाया अपने लैंग्वेज में कि ये सब मत कांग्रेस वंग्रेस के पीछे रहो, पॉलिटिक्स वोलिटिक्स के चक्कर में मत फंसो, अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, और जिस तरह वीर सावरकर सर्व कर रहे हैं ब्रिटिश को उस तरह से तुम भी सर्व करो, देन यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। एंड ही गॉट इन द फॉर्म ऑफ ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो वही बनाए, और मुसलमान सब लेकर आए कि भाई पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर रहिए। तो वो क्योंकि मतलब ब्रिटिश एकदम पूरा डिवाइड कर दिया, एकदम दिखने लगा था कि हाँ हाँ जो इस रिवोल्ट में जो साथ था, तो उसको एकदम टिकला के, जो नहीं बोलते कि टिकला के जानबूझ के उसको एकदम ये कर डिमोरलाइज करने का कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश लोग। ये बात हुआ। जो जो लिबरलिज्म जो था, ठीक है, मतलब जॉन लॉक एंड ऑल ये सब जो लेकर आए थे, तो इसको बड़ा ही कंजर्वेटिव लिबरलिज्म ने इधर कर दिया। बोला कि भाई आप अपना ट्रेडिशन को लेकर रखो, आप अपना कस्टम को लेकर रखो, हम लोग उसमें नहीं कुछ कहने जा रहे हैं। आप शादी 12 साल में कराओ लड़की का, आप 15 साल में कराओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भ्रूण हत्या कर दो, हमको नहीं फर्क पड़ता है। आप विडो रिमैरेज करो ना करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सती हम लोग बैन कर दिया 1828-29 में, आपको आज भी करना है तो कर लो, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्रिटिश वाज एट दैट लेवल कि भाई हम आपको जैसे रहना है रहिए, हमको बस यहाँ पर रूल करना है, हमको यहाँ से पैसा लूट के ले जाना है, बात खत्म। तो वो चीज़ जैसे कि शुरू हो गया था उस टाइम। व्हाइट मैन्स बर्डन वाला चीज़ जो है किसी एकदम सामने उभर के आने लगा था कि भाई हम लोग सुपीरियर रेस है और तुम लोग बारबेरियंस हो, तुम लोग को सुधारने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसी तरह से गवर्नमेंट में स्ट्रक्चर भी दिखने शुरू हो गया था, सब मार झटका से इंडियन को सीधे पीछे कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें कंसिक्वेंस रहा था। आप जब देखेंगे इसका कंक्लूजन लिखते समय, तो आपके दिमाग में एक बात रखना चाहिए कि जो इसका मेजर इन्फ्लुएंस जो है कि तो रहा है 1857 का कहीं ना कहीं हमारे नेशनल मूवमेंट में, और आगे के भी टाइम पीरियड में देखिएगा कि बहुत मेजर इन्फ्लुएंस रहा है। जो हम लोग का दुख था, जो दर्द था, जो एकदम जेन्युइन दुख दर्द था, वो एकदम सामने आया इस मूवमेंट में, चाहे वो आम आदमी का था, चाहे सिपाही का था, तब वो सब पूरा एकदम बाहर आया। ये रिवोल्ट हमको सिखा दिया कि भाई मतलब एकदम लोकल रेजिस्टेंस हम लोग करेंगे, तो एकदम जबरदस्त करेंगे, तो ब्रिटिश का जो बड़ा एम्पायर, माइटी एम्पायर है, वो भी डगमगा जाएगा। ये इस रिवोल्ट से हमको पता चला कि ब्रिटिश रूल को हम कैसे हिला सकते हैं। इन ए जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। बापू का नाम याद करके, खैर उस टाइम तो बापू थे नहीं, बापू तो आए लेट से ना, 69 में आए क्या बापू। लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं, भावना को समझिए आप कि इन ए जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। तो वो वाला सिचुएशन ये लोग लाकर खड़ा कर दिए थे कि हम रेजिस्टेंस करेंगे, एकदम तगड़ा करेंगे। ये लोग के देख के मतलब इंडियंस का एकदम मतलब व्हाइट भी एकदम हिल गया, व्हाइट म्यूटिनी भी कर डाला सीधे। आप देखेंगे तो कनिंग के टाइम में ही कर दिया कि भाई मेरे को भी दिक्कत है, आई ऑल्सो हैव सम प्रॉब्लम विथ यू गाइस। खैर चाहिए वो सब अपना अथी नहीं है, वो सिलेबस कहीं सा नहीं है, तो हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज है और इधर इंट्रोडक्शन है, इसको जल्दी जल्दी देखते हैं, आज तभी 1857 क्रांति को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ये इसमें देखिएगा, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, ये 1858 का है। तो इसमें करा कि कंपनी रूल एबोलिश, तो कंपनी रूल एबोलिश हो गया, खत्म, मानो न मानो फिनिश। क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड सोवरेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, तो सीधा क्वीन विक्टोरिया, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट, वो सब चीज शुरू हो गया। क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये इसका कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, आपको हम बताएं, ये कैबिनेट मिनिस्टर था वहाँ का। फ्रीडम ऑफ, जैसे मोरले मिंटो रिफॉर्म में ये मोरले थे, ठीक है ना, चार्ल्स वो वाला था जो अपना मतलब 99 में आया था, चेम्सफोर्ड, तो उसमें था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आप देखिए एश्योर्ड रिलीजियस फ्रीडम विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन फॉर ऑल इंडियन, ठीक है ना, तो इंडियंस में हम लोग कोई मतलब ज़्यादा भेदभाव नहीं करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विस, वही बताया, गवर्नमेंट सर्विस में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, बट देते समय एकदम मार्शल लेस वाला ध्यान में रखा वो सब। रिगार्ड फॉर कस्टम, एक्नॉलेज ओल्ड इंडियन कस्टम, जो करना है करो भाई। रिडक्शन इन इंडियन सोल्जर्स, तो वही हम बताया ना आपको, रिडक्शन इन इंडियन सोल्जर्स, डिपेंडेंस ऑन द इंडियन लॉयलिटी एंडेड, ठीक है ना, एंड इंडियन रेजिमेंट्स रिड्यूस, इंडियन रेजिमेंट्स को तो आप क्या कर दिए, एकदम रिड्यूस कर दिया, और यूरोपियन रेजिमेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एकदम विदेश से लाकर उन लोग को रख लिया। डिवाइड एंड रूल, ठीक है, इंट्रोड्यूस सेपरेट यूनिट्स बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट के बेस पर सेपरेट यूनिट, कम्युनिटी के बेस पे, एंड रीजन के बेस पे। रीजन के बेस पे तो बहुत ज़्यादा
कि जो साउथ वाला है, पंजाब वाला है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला है, तो सबको ज़्यादा तवज्जो देना है। फोकस ऑन रिक्रूटिंग फ्रॉम मार्शल रेस, यही ना आपको बताया, मार्शल रेस, पंजाब, नेपाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, लॉयल ड्यूरिंग रिवोल्ट, तो जो भी लॉयल था ड्यूरिंग रिवोल्ट तो उन लोग को ज़्यादा तवज्जो दिया गया। अब आप देखिए आर्मी अमलगेशन सिस्टम 1861, तो इसमें क्या बोले, ट्रांसफर द कंपनीज यूरोपियन ट्रूप्स टू द क्राउन सर्विस, ठीक है ना, तो वो पूरा क्राउन सर्विस को दे दिया गया कि भाई ठीक है, वही मालिक है, वही देखेगा, वही सैलरी देगा। हायर पोस्ट इन आर्मी एंड आर्टिलरीज, ये आर्टिलरीज क्या होता है, अरे वो तोप गोला उला टैंक उंक लेके जो घूमते रहते हैं ना, लेके मार के बम मार देते हैं, तो उसी को आर्टिलरी बोलते हैं। तो वो सबका भी क्या कि सब गोला बंदूक भी ले लिया था ना, कई वाइट को मार दिया था, तो इज फॉर दिस रीजन कि भाई ये लोग को ये जो हथियार उथियार का जो है ना, वो सब जहाँ पर भी हथियार उथियार रखा जाता है, ये लोग को वहाँ पर रहने नहीं देना है, तो वो सब चीज़ कर लिया था। उसके बाद क्या कर रहा है, रिजर्व फॉर यूरोपियंस, तो ये सब यूरोपियन के लिए रिजर्व कर दिया गया। अब देखिए अपर क्लासेज, तो वही बोले प्रिंसली या लैंडलॉर्ड्स को क्या बोला गया, ठीक है ना, साथ ही में कर देते हैं दोनों को। करा कि एरा ऑफ एनेक्सेशन इंडेड, भाई क्या कोई एनेक्स उनेक्स नहीं करेंगे, आपका जो है वो आप इंटरनल आप कुछ भी कीजिए, हम लोग का तो क्या है एक्सटर्नल हम लोग देखेंगे, इंटरनल पूरा आपको फ्रीडम रहेगा। डिग्निटी एंड राइट्स को रिस्पेक्ट किया गया, ऑफ नेटिव प्रिंसेज रिस्पेक्टेड, ब्रिटिश पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज है कि नहीं, कि वही कि एक्सटर्नल वाला मेरा, इंटरनल वाला आपका। एडुकेटेड क्लासेज, पावर शेयरिंग एस्पिरेशन डिनाइड, मतलब कंप्लीटली नॉट डिनाइड, बट जो इनका एस्पिरेशन था वो उतना मीट नहीं किया, तो मॉडर्न नेशनलिज्म का, तो कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन, राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, तो यहाँ पर मॉडर्न नेशनलिज्म उभर के सामने आया। कंजर्वेटिव ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म, वही पता नहीं, लिबरल सो कॉल लिबरल हो गया, आपके बोले कि आप छोड़ दे, लोग को जो करना है करना दे। एरा ऑफ रिफॉर्म्स इंडेड, हम लोग को ज़्यादा रिफॉर्म नहीं करना है, ये लोग के कस्टम ट्रेडिशन में, वो लोग एकदम ये कर लिया। इम्फेसिस ऑन नॉन इंटरफेरेंस इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर है तुम लोग को अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना है करो, पैट्रियार्कल सोसाइटी है करो, वुमेन के साथ जो करना है करो, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आजकल हाई कोर्ट को नहीं फर्क पड़ता है, रेपिस्ट लोग को भी बेल दे देते हैं। सोशल डिटोरिएशन, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंटेंसिफाइड, लेड टू द इरिपेबल सोशल फ्रेगमेंटेशन। देख रहे इरिपेबल, वहाँ से जो अलग हुए, मतलब जो मुसलमान लोग यहाँ पर ये अपना पूरा पार्टिसिपेट किए थे, फिर उनको ब्रिटिश लोग साइडलाइन करते गए, तो वहाँ से धीरे धीरे जो अलगाव हुआ, सर सैयद अहमद खान जी अपना ये किए, तो वो कि धीरे धीरे ये सब बढ़ते बढ़ते इतना कल्मिनेट हो गया कि फाइनली जाके पार्टीशन में, तो इसीलिए तो बोला जाता है कि क्या कहा है, इरिपेबल सोशल फ्रेगमेंटेशन कर दिया, कभी जुड़ ना पाया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर कभी जुड़ ना पाया। अब देखिए वाइट मैंस बर्डन हो गया कि आई एम हेयर टू सिविलाइज यू पीपल, गवर्नमेंट रीस्ट्रक्चर ऑन मास्टर रेस, कि वी आर मास्टर रेस एंड यू गाइस आर स्लेव आइडियोलॉजी, वाइडन द गल्फ बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड। हम लोग को दुख लगने लगा कि इतना चुभने लगा हूँ मैं भाई कि ऐसा कर दिए हो तुम। कंक्लूजन में देखिए, फॉर द इंडियंस द 1857 रिवोल्ट हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस, इट ब्रॉट आउट इन द ओपन ग्रीवेंसेज ऑफ पीपल एंड सिपाहीज, एकदम दुनिया के सामने रख दिया, विच वर सीन टू बी जेन्यून, एकदम मतलब जेन्यून दुख जो है कि एकदम सामने निकल के आ गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड एस्टैब्लिश लोकल ट्रेडिशन ऑफ द रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल, तो हम लोग ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर सकते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पर एस्टैब्लिश किए इस रिवोल्ट से। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ये होगा कि हम लोग जो कुंवर सिंह का जो कंट्रीब्यूशन रहा है 1857 रिवोल्ट में, उसको देखेंगे। वो 7 से 8 मार्क्स का वो पूछा जा सकता है, इसीलिए उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड and do subscribe this channel and like this video. Take very good care of your health. Naveen Kumari signing off. Bye bye and take care.